नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का पहला अध्याय कृषि प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका बैक टॉपिक हमने कल पढ़ा था फसल की कटाई और उसके बाद में हमने पढ़ा था थ्रेशिंग और राजस्थान में उत्पादित की जाने वाले मुख्य फसलें कहाँ कहाँ पर होती है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र लेके बैठा है। क्योंकि राजस्थान राज्य जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पर नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है, थार का रेगिस्तान पाया जाता है, जिसके अंदर उत्पादन बहुत ही अल्प होता है क्योंकि बरसात बहुत कम होती है, मानसून की कृपा दृष्टि हम पर बहुत कम बनती है। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक क्षेत्र। कम वर्षा होने पर भी राजस्थान में बहुत कुछ उत्पादित होता है। तो पहले नंबर पे फ्रूट्स में आता है संतरा, एकदम जूसी सा संतरा झालावाड़ में होता है। नींबू धौलपुर में होता है। अमरूद सवाई माधोपुर में। मटर या टमाटर दोनों ही जयपुर में। बेर जयपुर में। अगर आपको पता है कि चोमू के बेर प्रसिद्ध हैं, जो जयपुर के बिल्कुल पास का एक कस्बा है। आंवला जयपुर का है। मतीरा टोंक और मिर्ची सवाई माधोपुर। जहां मीठे मीठे अमरूद भी होते हैं, वही सवाई माधोपुर मिर्ची के लिए भी अपने साख जमाए हुए हैं। अदरक उदयपुर और लहसुन कोटा। माल्टा श्री गंगानगर। अंगूर श्री गंगानगर, मतलब जूसी सा माल्टा और खट्टा मीठा अंगूर दोनों ही श्री गंगानगर के हैं। क्योंकि गंगा की लहरें जल की प्रवाह को बताती है। और गंगानगर में गंगा नदी तो नहीं है, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पे गंगा नहर का निर्माण कराया गया था। और आपको अच्छे से पता होगा कि इस नहर का नाम आज कौन सा हो गया। कल की क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी, इंदिरा गांधी नहर। ककड़ी बीकानेर। खरबूजा। तरबूजा जो है हम बता चुके हैं टोंक का है, और खरबूजा पाली का है। आम चित्तौड़गढ़ का है। सौंफ सिरोही की। अजवाइन चित्तौड़गढ़ और प्याज जोधपुर। केला बांसवाड़ा। केला और बांस का बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि केले का पौधा भी सीधा लंबा होता है, इसी तरह से बांस का भी होता है। तो केला बांसवाड़ा में। और मौसमी श्री गंगानगर में। तो एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं। माल्टा, अंगूर, मौसमी, ये सभी श्री गंगानगर में उत्पादित होती हैं। इससे आगे चलते हैं हम फसल और पर्यावरण। हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, परि प्लस आवरण, वह आवरण जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसे कहते हैं पर्यावरण। और उस पर्यावरण में होने वाले हमारे क्रॉप्स या फसलें, किस एरिया में कौन कौन सी फसलें होती है, वह वहां के मानसून और वहां के एटमॉस्फेयर पर निर्भर करती है। अगर हम चाहें कि थार के रेगिस्तान में आम उगे, तो ये पानी पर निर्भर करेगा। लेकिन हमारी प्यारी सी खेजड़ी, जो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाती है, ये हमारे थार की रेगिस्तान की शोभा बढ़ाती है। और इसके बहुत ही गुण भी होते हैं, इसके अंदर सांगरी होती है। इसी तरह से हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि फसल और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में है। हमें मालूम है कि हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए, और ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होती है। ऑक्सीजन ही हमारे एटमॉस्फेयर को स्वच्छ करता है। हमें स्वयं एवं आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे ही आसपास हरियाली होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की हरियाली नहीं होने दें। हमारा दायित्व है कि हमारा घर हरियाली से पूर्ण और स्वच्छता से पूर्ण हो, तो हमारी मोहल्ला भी ग्रीनरी से फिलअप होना चाहिए। हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा राज्य और हमारा देश। तो एक पुत्र और 100 वृक्ष हमें उगाने चाहिए। बेटा एक ही अच्छा है, लेकिन
वृक्ष एक अच्छा नहीं, हमारे बहुत अधिक ग्रीनरी होनी चाहिए। वृक्ष हमेशा हमें देता ही देता है। वृक्ष जब फलों से लदता है तो वो उदारता का प्रतीक होता है, नीचे झुकता है। फसलों से हरी भरी होती है फसलें, और वर्ष भर खेतों में किसी न किसी प्रकार की फसलें हमेशा उगी हुई रहती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेती है। इस तरह से ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है। इसलिए पर्यावरण और फसलों का सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन होता है। परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है और फसलें हमारे वायुमंडल को बहुत अधिक शुद्ध करती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित एवं संतुलित बनाए रखने में उपयोगी होती है। वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं हमें, और भोजन के लिए जो यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, भोजन में जो निकलता है वो ऑक्सीजन होती है। इस तरह से ये बैलेंस करती है हमारे अर्थ की, हमारे वायुमंडल की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रहता है। आप कहीं गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो आपको अच्छे से ठंडक महसूस होती है और आप बहुत प्रसन्नता का माहौल अनुभव करते हैं। उसका कारण होता है कि वहां पर तापमान भी वृक्षों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत अधिक गर्मी वृक्ष सोख लेते हैं, बहुत अधिक आवाज को वृक्ष सोख लेते हैं। आंधी, तूफान, बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों के अंदर जो जड़ें होती है उसमें बाल जैसे जो पार्ट होता है, अग्र पार्ट, वो पूरी तरह से उस मिट्टी को पकड़े रखता है और इस तरह से वो भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये ध्वनि को, बहुत अधिक जो शोर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वायु और प्रदूषण दोनों को ये किस तरह से कम करती है? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं। इस तरह से वायु के प्रदूषण को कम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ज्यादा आवाज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। जंतु प्राकृतिक आवास में रहना ही पसंद करते हैं, इसीलिए जंतु, पक्षी वृक्षों के ऊपर अपना जीवन अधिक निर्वाह करते हैं। एक वृक्ष पर सैकड़ों छोटे मोटे जीव जंतु पक्षी सभी रहते हैं। जब उस वृक्ष को काट दिया जाता है तो वे सभी अनाथ हो जाते हैं, उनका सहारा चला जाता है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, ये आनुवंशिकी विशेषज्ञ, भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ हाइब्रिडाइज करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपजाऊ या ज्यादा उपज देने वाले बीज और चावल के बीज खेतों में बोए गए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। MS स्वामीनाथन की विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।